अच्छा जी, हम लोगों ने अभी देखा था CDF पे हमने बात की। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास एक सॉरी, ये गलत हो गया। हम्म, हमने बात की कि हमारे पास एक बेल शेप्ड फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से देखते हैं। हमने कहा जी हमारे पास ये सिमेट्रिक है कि इसके मीन के इस तरफ हमारे पास 50% पॉइंट्स हैं और मीन के उस तरफ आपके पास 50% पॉइंट है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीन के अगेंस्ट सिमेट्रिक हो, ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीन के अगेंस्ट सिमेट्रिक होती है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन के अगेंस्ट सिमेट्रिक नहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए जो हमारे पास आइडिया आता है वो आता है स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस का पहले हम स्क्यूनेस को देखेंगे, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक नॉर्मल कर्व हो, ठीक है, कलर मैं थोड़ा चेंज कर लूं, रेस करते हैं इसको। कलर में रेड में, ठीक है। मेरे पास एक अगर वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो इस तरह की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। अब ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीन के अगेंस्ट आप देखें 50% इधर 50% इधर है। यहाँ पे आप देख लें मीन के अगेंस्ट 50% इधर। अब जरूरी तो नहीं कि हर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो, तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस ये कहता है कि स्क्यूनेस अगर आपके पास एक साइड पे ज्यादा डेटा है और दूसरी साइड पे कम डेटा है, ठीक है। मीन के अगर आपके पास नेगेटिव साइड पे डेटा ज्यादा है, ठीक है, और पॉजिटिव साइड पे डेटा कम है, तो आपके पास जो कर्व बनेगी वो नेगेटिव स्क्यू होगी। और इसी तरह अगर मीन के नेगेटिव साइड पे डेटा आपके पास कम है और पॉजिटिव साइड पे डेटा ज्यादा है, तो आपके पास वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी, ठीक है। अगर मैं इसको रेस करूं तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि एक मेरे पास ये नेगेटिव स्क्यू है, कि मेरे पास नेगेटिव स्क्यू पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास टेल लंबी है, ठीक है। नेगेटिव स्क्यू वाली में नेगेटिव साइड वाली साइड पे मेरे पास लंबी टेल आ रही है और पॉजिटिव स्क्यूनेस वाली साइड पे पॉजिटिव वाली साइड पे टेल मेरे पास कम आ रही है, ठीक है। तो स्क्यूनेस आपके पास दो ही है, नेगेटिव स्क्यू या पॉजिटिव स्क्यू। अच्छा, अब स्क्यूनेस के बाद हमारे पास एक और चीज है, ठीक है, कर्टोसिस। ये अगेन दोनों विकिपीडिया के पेज हैं। आप मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये नजर आ रहा होगा। एक मिनट मैं इसको रख कर दूं, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों कर्टोसिस और स्क्यूनेस विकिपीडिया का पेज है। विकिपीडिया बहुत वाइडली यूज होती है, ठीक है। ये आपको बता रही है कि पॉजिटिव स्क्यूड है, ये सिमेट्रिक है, और ये नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये पॉजिटिव की तरफ इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यूड है, ये सिमेट्रिक है, और ये नेगेटिव स्क्यूडनेस आ रही है। और इस पेज पे आप ये बाकी स्क्यूनेस के फॉर्मूले वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक्स स्टैंडर्डाइज एज μ3 टिल्टा μ3 जो होती है वो डिवाइडेड आ जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस μ3 म्यू का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू 3/2। या अगर आप इसको सिंप्लीफाइड में देखें तो मेरे पास नीचे यहाँ सिंप्लीफाइड इक्वेशन भी इसकी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्यूनेस थी। अब जो इसके अलावा मेरे पास एक कंसेप्ट है कर्टोसिस का। कर्टोसिस हमें ये बताता है कि मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी थिक है और कितनी थिन है, ठीक है। जितनी वो थिक होगी उसकी हाइट उतनी कम होगी, जितनी वो थिन होगी उसकी हाइट उतनी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास जो ये ब्लैक वाला है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है ये मेरे पास आ रहा है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड ये वाली जो है ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन विथ जीरो मीन एंड वन वेरिएंस। तो ये वन वेरिएंस के साथ है, तो ये मुझे कर्टोसिस बता रहा है इसके हिसाब से कि मेरे पास जीरो है। अब अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे पास ग्रीन आप देख रहे हैं एल, इसमें 1.2 है, इसका कर्टोसिस जीरो है, तो ये नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका कर्टोसिस 1.2 है, इसका कर्टोसिस
आपके पास 2 है और 3 है। जैसे जैसे कर्टोसिस बढ़ रहा है आपके पास थिक होती जाती है, बहुत पीक पे आप पीकर होती जा रही है, मींस कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत थिन और हाइट गेन कर रही है। और जैसे जैसे आपके पास कर्टोसिस में नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, कर्टोसिस के आपके पास जब नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस आपके पास उतना ही राउंड हो रहा है, और एक तो ये कि पीक जो आपकी थिनर थी, अब वो पीक उतनी ही थिक हो गई है, पीक भी आपके पास थिक हो गई है, और आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी हिसाब से फैल भी ज्यादा रही है, ठीक है, नहीं सॉरी, फैल रही तो उतनी, सिर्फ जो पीक है ये कितनी थिनर है या कितनी थिक है ये आपको कर्टोसिस बताता है। तो ये भी हमारे पास एक विकिपीडिया का ही पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्टोसिस हमें ये बता रहा है कि मेरे पास कितनी पीक जो है कितनी थिन है या कितनी थिक है, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप अगर इसको डिफाइन करोगे तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, एक्स बार आपको मीन के लिए यूज होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो ये मेरे पास कर्टोसिस का फॉर्मूला आ रहे हैं, ठीक है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा इसकी डेप्थ डिटेल चाहिए तो। अच्छा, अब एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हम उस ऐसी एक जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जी, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। तो ऐसे वेरिएबल को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहते हैं, ऐसे रैंडम वेरिएबल को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट करेंगे। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, इसके लिए हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है एक्स जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, विथ मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास लेट सपोज 50 पॉइंट्स है, x1 x2 x3 अप टू x50। अच्छा, ये सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल वेरिएशन थी वो पेटल लेंथ की जो आयरस के डेटा सेट की फ्लावर की वेरिएशन थी, ठीक है, जो फ्लावर का सेट था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे था। तो हम ये सपोज करते हैं कि मेरे पास ये पेटल लेंथ के 50 पॉइंट्स है, ठीक है। अब हम इसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं, उसके इसके ऊपर हम एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इस अब स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स आई हम कह देते हैं, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, हमने इसको बनाना है स्टैंडर्ड में। तो हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। अभी अगर हम ये ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करेंगे तो जो हमारे पास एक्स ऑफ आई आएगा ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर लेगा। अब इसका मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगी। अब जिस तरह अब इसकी मुझे इन पॉइंट्स का इतना नहीं आइडिया, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सॉरी, मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने अपनी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया थ्रू दिस ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें जो मेरे पास मीन है वो म्यू इसके मीन से डिवाइडेड बाय वेरिएंस से किया, तो ये मेरे पास n01 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये x ऑफ i जो है मेरे पास ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा, और इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पैटर्न लेंथ के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब इसको करने का फायदा क्या हुआ, ठीक है, कि जब मैंने इसको स्टैंडर्डाइजेशन कर दी तो मुझे फायदा क्या हुआ। फायदा मुझे ये होता है कि अब मुझे ये पता है कि मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसका मीन कुछ और भी था, अब उसका मीन 0 और वेरिएंस 1 है, ठीक है, -1 +1 +2
फिर यहाँ पे कर लें -2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे आपके पास ये +3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये नॉर्मल कर्व है विद 0 मीन एंड 1 वेरिएंस, इसमें हमें पता है कि मेरे पास जो 68.2% डेटा जो है वो मेरे पास -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। 95% डेटा आपके पास -2 में और 97% डेटा +3 -3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब मेरे पास कोई भी नंबर हो, ठीक है, जिस तरह अब इसमें मेरे पास मे बी के क्या शायद बहुत बड़े बड़े नंबर्स आए, 100+ नंबर आ रहे, मगर जब मैंने इसको नॉर्मलाइज स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो अब मेरे पास वो नंबर की जो रेंज है, अब जो मैक्सिमम आपके पास 68% डेटा जो है, ठीक है, 68.2% डेटा जो है वो -1 +1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, -2 और +2 के बीच में जो है मेरे पास 95% डेटा लाई कर रहा है। ठीक है, और +3 के बीच में 97%। तो अब ये मैं आराम से बता सकता हूँ। तो स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा ये है कि आप आराम से जो आपके वैल्यूज हैं वो आप -1 +1 के बीच में ला सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन पे। ठीक है, अब हम लोगों ने जब हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किए थे तो हिस्टोग्राम से पीडीएफ बनाया था और हमने कहा था कि पीडीएफ जो है वो हिस्टोग्राम की स्मूथ फॉर्म है, मगर वो एक्चुअली में बनती कैसे है, उसके लिए हमारे पास ये कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, इसको 1 कर ले। ठीक है, ये 2 3 4 5 और ये 6 है। अब ये मेरे पास हिस्टोग्राम है। अब इन 6 जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं इनके ऊपर नॉर्मल कर्व बनाऊंगा मीन ये पॉइंट लेके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर अपनी ये जो 6th वैल्यू ली, 6th वैल्यू के ऊपर मैंने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। ठीक है, ये बना लिया। अब उसके बाद मैंने 5th पे आया, इसी तरह मैंने 5th पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बना ली। ठीक है, इसी तरह मैं उस पे जीरो वाली जो मेरी रीडिंग्स थी, ये वाली रीडिंग थी मेरी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये और ये से 5 पे। तो मेरी जो जीरो वाली है, अब मैंने उस पर एक नॉर्मल कर्व बना ली। इसी तरह मैंने इसके ऊपर कर्व बना ली। फिर दोबारा रेड कलर ले लेते हैं। तो मैंने हर पॉइंट्स के ऊपर कुछ कर्व्स, वो नॉर्मल कर्व्स बना लिए हैं, उनको मीडियन रखते हुए। ठीक है, ये मेरे पास मीडियन ये है 6 के ऊपर मीडियन रखते हुए। अब जब इन सारी कर्व्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक इस तरह का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं थ्रू कर्नल एस्टिमेशन, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। और ये जो मेरे पास बन रहे हैं, कर्व्स बन रही हैं, इनको हम कर्नल का नाम देते हैं। ये मेरे पास अभी गॉसियन कर्नल है। ठीक है, ये मेरे पास गॉसियन कर्नल है, इनको कर्नल का नाम देते हैं। तो जब मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये चीज आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर वैल्यू को ऐड करूं तो ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों जब मेरे पास में ऐड होंगी तो मेरे पास कुछ सम ये बन रहा होगा। तो इस तरह से मेरे पास ये ऐड होके ये करवा रही है। अच्छा, हाइट की हमने मीन की तो बात कर ली कि ये 6 आ गया। अब इसकी वेरिएंस की बात क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ, वेरिएंस या बैंडविड्थ। अब जितनी हमारे पास बैंडविड्थ कम होती है उतनी पीक हाई होती है, जितनी बैंडविड्थ हाई होती है उतना ही ये फ्लैट हमारे पास जो चार्ट है वो फ्लैट होता है। ठीक है, एक मिनट में अगर इसको, ठीक है,
हाँ, इसको देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, नहीं ये तो रही है। अच्छा, इस ग्राफ को देखें तो ये मेरे पास जो है ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होंगी, तो मेरा प्लॉट जो काफ़ी जैगर्ड किस्म का बनेगा, ये जो रेड वाला है, ठीक है, इस किस्म का बनेगा, काफ़ी ये बनेगा। तो और मेरे पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होंगी तो ये होगा, और मेरे पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अपार्ट वाली होंगी तो मेरे पास ये वाला आएगा। अब इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास आ रही है, इसको कहते हैं, इसकी बैंडविड्थ को कहेंगे वेरी लार्ज बैंडविड्थ। ठीक है, वेरी लार्ज बैंडविड्थ। और इसको क्योंकि अब जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता जाएगा। अब इस रेड वाले को हम कहेंगे, ये मेरे पास स्मॉल बैंडविड्थ है, स्मॉल बैंडविड्थ है। और ये जो ब्लैक वाली है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा एस्टिमेट है, ये मेरे पास मीडियम बैंडविड्थ कहलाएगा। ठीक है, मीडियम बैंडविड्थ। अब जो रूल है वो ये करता है कि हम स्मॉल बैंडविड्थ से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते हैं कि अनटिल हम बहुत स्मूथ कर्व के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पीडीएफ बनता है यूजिंग कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन के। तो ये देख लें कि इसकी बैंडविड्थ सिलेक्शन के फॉर्मूले अगर मैथमेटिक्स आपने देखनी हो तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, हाइट आपके पास आई 0.9 मिनिमम वेरिएंस और इंटरक्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 1.34 n की पावर -1/5। तो ये मेरे पास आता है। अब इस केस में ये सैंपल थे और ये मेरे पास वैल्यूज थी। इनको आपस में हमने कर्नल्स बनाए, कर्नल्स के बाद हमने उन कर्नल्स को एड अप किया तो मेरे पास उसका पीडीएफ निकल आया। इस तरह से यूजिंग कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन हम एक पीडीएफ को, एक हिस्टोग्राम को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो भी बड़ा मज़े का टॉपिक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये शायद मैथ्स का सबसे खूबसूरत थ्योरम इसको कहा जा सकता है। बहुत प्यारा थ्योरम है और बहुत फायदे वाला थ्योरम है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम को समझने से पहले हम समझते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ठीक है, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है x। ठीक है, x डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो कि थोड़ी सी स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि गॉसियन ना हो, गॉसियन भी हो सकते हैं, मगर इस केस में ये गॉसियन नहीं है। ठीक है, हमने ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब सपोज कि इसके अंदर मेरे पास कोई 10,000 ऑब्जर्वेशन है। ये 10,000 ऑब्जर्वेशन से ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है। अब इन 10,000 ऑब्जर्वेशन के मैं क्या करता हूँ, मैं 30-30 के सैंपल्स बना लेता हूँ। ठीक है, मैं पहला सैंपल बनाता हूँ। ठीक है, और ये सैंपल मैं रैंडम लूंगा, मैं रैंडम सैंपल्स लूंगा। ठीक है, मेरे पास रैंडम सैंपल्स हैं ऑफ साइज n इज इक्वल टू 30 और इसको मैं नाम दे देता हूं S1 का। ठीक है, इसी तरह मैं एक और सैंपल उठाता हूं ऑफ साइज S30, इसको मैं नाम दे देता हूं S2 का। इसी तरह थर्ड आ जाता है, फोर्थ अप टू m सैंपल्स कह देते हैं। ठीक है, रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n और इसको मैं नाम दे देता हूं SM का। ठीक है, अप टू ये कंटिन्यू m सैंपल्स में ले लेता हूं। अच्छा, अब इस ये मेरे पास है, ये मेरे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको मैं पॉपुलेशन का नाम देता हूँ। इस पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल्स लिए और उन सैंपल्स के सेट्स बना लिए। अब 30-30 का मैंने एक सेट बना लिया, हर सेट का मैं मीन फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, सपोज ये x1 बार मीन है, इसका मीन
x2 बार है अप टू xm बार। तो अब ये मेरे पास जो मीन्स आ गए हैं, ठीक है, अब ये मीन्स भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो मीन्स मेरे पास मैं इसको पहले लिख लेता हूँ कि अब मेरे पास मेरे पास मीन्स आ रहे हैं x1 x2 x3 अप टू xm। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होंगे, इनकी भी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ रही होगी, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, इनको हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। ये आपके पास आएगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी ये आपका टंग ट्विस्टर भी बनता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, ठीक है। तो ये मैंने सैंपल सारे जो अब मैंने सैंपल्स कहाँ से लिए थे, इस पॉपुलेशन से, ठीक है। मेरे पास 10,000 पॉइंट्स की एक पॉपुलेशन थी, उससे मैंने 30 के सैंपल्स बना लिए, और ये रैंडम सैंपल्स हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, जरूरी नहीं है कि S1 में जो पॉइंट हो S2 में ना हो, ठीक है। S2 में वो पॉइंट भी हो सकते हैं जो S1 में हो सकते हैं। तो मैंने रैंडम सैंपल्स लिए, ठीक है। मैंने उसके मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 या 20 सैंपल्स मैंने बना लिए, ठीक है। अब जो 20 सैंपल्स से 30 का, अब उन हर एक सैंपल का मैंने मीन निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मीन को मैं देखूं तो वो भी मीन्स भी मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहे होंगे, ठीक है। ये जो 30 नंबर्स 30 मीन्स आएंगे, 30 मीन्स भी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होंगे। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब आपको ये क्लियर है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स क्या होती है। तो अब हम जाते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की तरफ, ठीक है। अब हम आएंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम की तरफ, ठीक है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका फाइनाइट मीन और वेरिएंस है, फाइनाइट मीन और वेरिएंस है, फाइनाइट मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका इनफाइनाइट मीन भी होता है, जैसे हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन जो है इनफाइनाइट भी होता है, ठीक है। अभी हम उसकी डिटेल नहीं पढ़ते, अगर आपने उसकी डिटेल देखनी है तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मीन होता है, उसका मीन आता है आपके पास परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीन जो है इनफाइनाइट मीन, इसका मीन इनफाइनाइट होता है और कुछ केसेस में डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो एक्स हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसका फाइनाइट मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। इसमें से हम सैंपल्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम सैंपल्स लेते हैं ऑफ साइज n, ठीक है, सैंपल्स ऑफ साइज n, ठीक है। सैंपल्स ऑफ साइज n ले रहे हैं हम, मेरे पास S1 आ गया, S2 आ गया, अप टू SM आ गया, ठीक है। अब इस S1 का हम मीन निकाल लेंगे, ठीक है, x1 बार, x2 बार अप टू x ऑफ m बार। अब ये जो मेरे पास आएगी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन। ये अभी हम लोगों ने पीछे देख लिया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन्स आ गई है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास, जिसको मैं एक्स आई बार कहूंगा, ये फॉलो करती है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसका मीन म्यू है और जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर बाय एन है, ठीक है, एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की इक्वेशन है। अच्छा जी, अब मैं इसको एक दफ़ा रिपीट करूंगा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है कि मेरे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है x, ठीक है, x एक पॉपुलेशन है जिसका फाइनाइट मीन है म्यू और वेरिएंस, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन LATION,
ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसका एक फाइनाइट मीन म्यू और वेरिएंस है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि वेरिएंस या म्यू क्या है, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास इस पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल्स ले लिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 30 सपोज रखा है, ठीक है। साइज मैंने n इज इक्वल टू 30 रखा है, क्योंकि n इज इक्वल टू 30 इसलिए ज़रूरत है कि स्टेटिस्टिशियंस जो हैं उन्होंने ये रूल ऑफ थंब निकाला है कि n लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगी तो ही आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, ठीक है। जो सैंपल्स के मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तभी बनेगी जब मेरे पास सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा, ठीक है। इसलिए ये n बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको इस n में रखिएगा, ठीक है। तो मैंने सैंपल से मैंने मीन्स निकाल लिए x1 x2 अप टू xm। अब ये जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स मीन्स थी। इस सैंपल मीन से मैंने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी जिसका जो वेरिएंस है, जो मीन है वो म्यू है और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर बाय n है। तो सिग्मा स्क्वायर बाय n हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि 10,000 थे, ठीक है। x जो है मेरे पास 10,000 पॉइंट्स है। 10,000 पॉइंट्स का मीन या मीडियन फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम है या वेरिएंस है। हमने क्या किया, हमने 30 के मैंने 10 सैंपल्स बना लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 सैंपल्स बना लिए, तो 10 सैंपल्स में मेरे पास 300 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। हर 30 के जो सैंपल है उसकी मैंने मीन्स निकाल दिए, तो मेरे पास 10 मीन्स आ गए। अब ये 10 मीन्स आए, इनका मैंने एवरेज मीन निकाल लिया, ठीक है। एवरेज मीन निकाला तो वो मीन मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये पॉपुलेशन मीन होगा, ठीक है। ये एवरेज मीन और ये वाला मीन मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, ठीक है, रफली इक्वल ही होंगे। अब ये जब मेरे पास मीन आ गया, ठीक है, और इन्हीं 10 पॉइंट से लिए मैंने वेरिएंस भी निकाल दिया। अब ये जो वेरिएंस है ये इक्वल है सिग्मा स्क्वायर बाय n के, ठीक है। ये n साइज है, 30 मेरे पास है, ठीक है, 30 मेरे पास है, सिग्मा स्क्वायर भी मेरे पास है। तो ये वेरिएंस निकालनी मेरे पास, जो ये मेरे पास वेरिएंस आएगी, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 30 करूंगा तो मेरे पास ये वाला वेरिएंस आ जाएगा। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये एनेबल कर रहा है कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं यूजिंग सैम्पलिंग। तो ये इस थ्योरम की खूबसूरती है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके। अच्छा जी, अब इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट प्लॉट को देखेंगे, ठीक है। क्वांटाइल प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट इसको कहते हैं। अच्छा, अब क्यूक्यू प्लॉट कैसे क्या फायदा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और मुझे नहीं पता ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्यूक्यू प्लॉट हमें ये बता सकता है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है। हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो 500 पॉइंट्स हैं उनको मैंने सॉर्ट किया, ठीक है। उसका जो स्टेप है वो ये है कि मैंने उनको सॉर्ट करके उनके परसेंटाइल्स कंप्यूट कर लिए, x1 x2 अप टू x500। ये सॉर्ट होने के बाद इनके मैंने परसेंटाइल्स निकाले, तो परसेंटाइल 500 परसेंटाइल्स है, तो 500 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 5 के ऊपर एक परसेंटाइल होगा। तो x5 x10 x15 ये मेरे पास परसेंटाइल्स आ गए अप टू x500, तो ये मेरे पास 100 परसेंटाइल्स आ गए, ठीक है। अब मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ली है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल y के साथ, ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 और 1 है। इसके अंदर सपोज 1000 मैंने पॉइंट्स ले लिए, तो इन 1000 पॉइंट्स का अगेन मैंने सॉर्ट करके इनके मैंने परसेंटाइल्स निकाल लिए। 1000 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 10 आ जाएगा, तो 10 के ऊपर होगा बाय 10 20 अप टू y 10,000। मेरे पास 100 इनके परसेंटाइल्स आ जाएंगे। अब परसेंटाइल्स निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जो x के परसेंटाइल्स थे उनको और y के परसेंटाइल्स थे उनको मैंने प्लॉट किया इस तरह से कि मेरे पास y के परसेंटाइल्स आ गए, ठीक है, ये मेरे पास x के परसेंटाइल्स आ गए। x के परसेंटाइल्स को हम कहेंगे ऑर्डर्ड वैल्यूज और y के परसेंटाइल्स को हम कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यूज, ठीक है। अब इन परसेंटाइल्स के प्लॉट को बनाने के बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास ये सारे परसेंटाइल्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो मैं कहूंगा x और y की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है,
ठीक है, मींस कि अगर y की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है तो x की डिस्ट्रीब्यूशन भी गॉसियन है। और अगर ये एक दूसरे से पॉइंट्स दूर जा रहे होंगे तो ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे y की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल अगर x यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है तो मुझे y की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसको पाइथन में कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसका कोड मेरे पास सिंपल सा, ठीक है, मैंने सबसे पहले numpy एज np ले लिया, pylab इंपोर्ट कर लिया और skypy.stats एज stats ले लिया। ठीक है, ये skypy मुझे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे पास मैं एक रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, LOC 0 है, स्केल 1 है, साइज 1000 है। अब इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो मेरे पास LOC है ये मीन के लिए और ये जो स्केल है ये वेरिएंस को शो कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो LOC इज इक्वल टू 0 यानी मीन इज इक्वल टू 0 है, वेरिएंस इसकी 1 है। ठीक है, ये इस चीज के लिए शो हो रहा है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल NP के अंदर जो numpy के अंदर हमारे पास मॉड्यूल है, रैंडम का मॉड्यूल है, उसके अंदर नॉर्मल का फंक्शन हमारे पास पड़ा है np.random.normal म्यू इज इक्वल टू 0, स्केल इज इक्वल टू 1 और साइज इज इक्वल टू 1000 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बना लिया। ठीक है, अब मुझे इसके परसेंटाइल्स डिस्प्ले करवाने हैं। कैलकुलेट तो हम लोग कर सकते हैं, मेरे पास np.percentile का एक फंक्शन है। ठीक है, np.percentile से मैं परसेंटाइल निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, अब मुझे इसको डिस्प्ले भी करवाने हैं तो मैंने क्या किया, फॉर i इन रेंज 0 to 101, 0 101 इसलिए कि 101 नहीं प्रिंट होगा, 100 तक जाएगा। अगर मैं 100 करूंगा तो ये 99 तक जाएगा, 100 तक नहीं जाएगा। तो प्रिंट i, ठीक है, i जो नंबर है और जो परसेंटाइल निकाल रहा है। ठीक है, np.percentile.std नॉर्मल, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल जो ये वाली है स्टैंडर्ड नॉर्मल है, इसका परसेंटाइल मेरे पास में आ रहा है। ठीक है, मेरे पास इसका ये परसेंटाइल निकाल रहा है। कौन सा परसेंटाइल, ith परसेंटाइल, उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जस्ट मैंने अभी यहाँ पे ये प्रिंट किए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद ये तो मेरे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज आप कह रहे थे। उसके बाद मेजरमेंट के लिए मैंने एक और डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। ठीक है, सॉरी इसको कमेंट करना, एक और डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया जिस लेट सपोज मैंने एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिया। ठीक है, मैंने एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया जिसको मैंने मेजरमेंट का नाम दिया। ठीक है, अच्छा ये वार्निंग दे रहा है, खैर है। तो मैंने इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ली है। ठीक है, np.random.normal, बल्कि नहीं, ये मैंने एक और डिस्ट्रीब्यूशन लिया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है जिसका मीन 20 है, वेरिएंस 5 है और 5000 पॉइंट्स इसके ले लिए। ठीक है, अब जो मेरे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास जो स्टैट्स है, ठीक है, जो मैंने ऊपर स्टैट्स किया है और स्टैट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी प्लॉट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्लॉट क्यू प्लॉट के लिए इस मॉड्यूल के अंदर स्टैट्स के अंदर स्काईपाई के अंदर डॉट स्टैट्स के अंदर मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी प्लॉट है जो मेरे पास क्यू प्लॉट को प्लॉट कर देता है। मेजरमेंट्स के अगेंस्ट मुझे प्लॉट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रखनी है, प्लॉट जो मेरे पास पाई प्लॉट और पाई लैब डॉट शो कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट ये मेजरमेंट को मेरे पास प्लॉट कर रहा है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये चीज आ रही है। अब आप ये नोट करें, ये सारे पॉइंट्स मेरे पास लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इट मींस कि दोनों जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल्दो कोड से भी हमें पता चल रहा है कि दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये दो पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, जो ये दो पॉइंट्स हैं ये लाइन से थोड़ा सा आगे पीछे हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी जरा नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा देता हूं। ठीक है, 1000 थे, 1000 थे और यहाँ पे मेरे पास 5000 थे। ठीक है, अब 5000 की जगह मैं यहाँ पे मैं इसको 1000 करता हूँ। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ।
अब देखिए मेरे पास पॉइंट ज़्यादा दूर जा रहे हैं, ठीक है। मैंने अगर मैं सपोज मैं इनको 100 या 500 पॉइंट्स करता हूँ, 500 पॉइंट्स, 5000 मैंने शुरू में ही बहुत ज़्यादा, तो 500 पॉइंट्स लिए तो आप देखेंगे कि ये दो काफ़ी डिस्पर्स हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो मेजरमेंट है मैं उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दूंगा। जिस तरह मैं 10,000 कर देता हूँ, 10,000, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए अब मेरे पास ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे है। एक और ज़ीरो बढ़ाए, फिर रन करते हैं, ठीक है, एक और ज़ीरो बढ़ाए, अब इसको रन करें, ठीक है। अब मेरे ख्याल इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हम पॉइंट्स बढ़ाते हैं, 10,000 करेंगे। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होंगे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मेरे पास आ गए। इसको भी करें तो अब मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं एक ही उस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, और इससे मैं रफली मीन भी एस्टिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें मेरे पास ये ज़ीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी उससे मुझे मीन भी पता चल सकता है। तो मैं यहाँ से ये भी बता सकता हूँ कि ये इसके मीन 20 है, इसका ये मेरे पास एक्स आ रहे थे, ये मेरे पास वाई आ रहे थे, ठीक है। वाई से एक्स के मीन जो है, वाई का मीन 0 है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटीज है, ये ऑर्डर्ड वैल्यूज है, ऑर्डर्ड वैल्यूज का मीन 20 है, और ये मेरे पास 100 परसेंटाइल है, और ये मेरे पास फर्स्ट परसेंटाइल है। तो ये परसेंटाइल्स का प्लॉट से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि मेरे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, ठीक है। अब जरा हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कोई और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको मैं कमेंट में करता हूँ, ठीक है। मैं अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, np डॉट रैंडम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें मेरे पास अब अगर मैं इसको 1000 पॉइंट्स के साथ करता हूँ, ठीक है, बाद में मैं इसको 10,000 करूँगा, 1000 पॉइंट्स के साथ मैं क्यू प्लॉट बनाता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसको शो करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा तो आप देखेंगे, अच्छा जी, मेरे पास काफ़ी, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि अब यहाँ पे मेरे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब ये लाइन से काफ़ी दूर जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये एक्स और वाई की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो अगर मुझे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता कि वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्यू क्यू प्लॉट के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। इसके और मेथड्स भी हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मगर फिलहाल अभी हम इस क्यू क्यू प्लॉट को देख रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि मैं ये पॉइंट्स को 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट्स को 50 कर देता हूँ, अब इसको रन करेंगे, ठीक है। तो अब अगर इसको इंटरप्रेट करें तो अब अगर मुझे इस तरह से लगेगा कि मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक थोड़ी सी लिमिटेशन है क्यू क्यू प्लॉट की, कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कम होंगे तो इसको रीड करना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कम होंगे, ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्वेशंस जो स्टैंडर्ड नॉर्मल थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल इसको मैं ये शो किया था कि प्लॉट में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाई है उसको देखे। जैसे मैंने पॉइंट्स लेस किए तो आपको देखे कि इसको रीड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब ये इसकी लिमिटेशन है कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाऊंगा, ठीक है, 10,000 फॉर एग्जाम्पल मैं करूँगा तो अब मेरे पास उसको रीड करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो क्यू क्यू प्लॉट के लिए आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप इसको इतना अच्छा रीड नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, अब क्वांटाइल क्वांटाइल रेंज के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ रह गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। चेबिशेव्स इनइक्वालिटी, ठीक है। चेबिशेव्स इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे नहीं पता,
मगर मुझे उसका मीन और ये पता है कि उसका मीन फाइनाइट है, ठीक है, और नॉन ज़ीरो उसका डेविएशन जो है वो नॉन ज़ीरो फाइनाइट डेविएशन है और फाइनाइट मीन है। तो मैं जो हम नहीं कहते थे कि 68%, 68, 95 और 97 जो रूल हमने पढ़ा था वो ये कहता था कि म्यू प्लस 1 और म्यू प्लस -1 के बीच में आपके पास इतना 68% डेटा लाई करता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, मगर मैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये 2 पॉइंट्स निकाल सकता हूँ कि जिसके अंदर 68% डेटा आपका आ रहा हो, ठीक है। थ्रू चेबीशेव इनइक्वालिटी वो ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू प्लस के सिग्मा लेस देन एक्स, ठीक है, लेस देन म्यू प्लस म्यू माइनस के सिग्मा इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म है, इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी आपको मिल जाएगी कुछ बुक्स में, यानी कि अगर मैंने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू प्लस 2 सिग्मा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू म्यू माइनस 2 सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर। अब यहाँ पे के की जगह आपके पास 2 है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाय 4 विच इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा। 1 माइनस 1.25 तो मेरे पास तकरीबन 0.75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, यानी कि 0.75 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी इन पॉइंट्स की, ये 75% डेटा आपके पास इस चीज में लाई कर रहा हूँ। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी हमें ये कहती है, अगर इस चीज पे और आपने डिटेल देखनी हो तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ठीक है, जो है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो तरह की है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इनको अगर मैं समझाऊं तो मैं एक विकिपीडिया के पेज से आपको बता देता हूं कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल अगर हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म की देखें तो इज अ थ्रोइंग ऑफ अ फेयर डाइस, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 1/2 1 2 3 4 आर इक्वल, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 अगर हम एक डाइस थ्रो करें 1 2 3 4 5 6 सारों की प्रोबेबिलिटी जो है वो आने की 1/6 है, ठीक है। इसको अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में देखूं तो पीडीएफ की जगह डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज होता है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है, ठीक है। अगर मेरे पास डिस्क्रीट पॉइंट्स कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स हो तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, और अगर मेरे पास डिस्क्रीट पॉइंट होंगे तो मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को यूज करूंगा, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो अगर देखें तो मेरे पास a to b आ रहा है, ठीक है। अब थ्रोइंग ऑफ अ फेयर डाइस को देखें तो मेरे पास a 1 है, b मेरे पास 6 है, यानी 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, सारों की प्रोबेबिलिटी आने की क्या 1/6 है, ठीक है, 1/6, 1 की भी 1/6 है, 2 की भी, 3 की भी, अप टू 6 सारों की जो है प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसका अगर मैं ग्राफिकल करूंगा तो ये करूंगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो कर रहा है उसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास कोई पॉइंट्स में वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर इसका मैं कम्युलेटिव सीडीएफ बनाना चाहूँ तो मेरे पास इसका सीडीएफ ये है कि मैं यहाँ से यहाँ तक मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सम अप होंगी, ठीक है, ठीक, ये मेरे पास जरा थिक हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सम अप होंगी, यहाँ इससे इसको सम करूंगा, यहाँ से इन दोनों को सम होगी, फिर यहाँ से इधर ये दो सम होंगी, ये आएगा, ये दो सम होंगी, ये आएगा, ये दो आपस में सम होंगी तो ये आएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास 1 होती है, और ये मेरे पास पॉइंट सम हो रहे हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका सीडीएफ बनेगा वो बड़ा सीधा सीधा बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब सीडीएफ क्या बताता है वो हम सबको पता है कि सीडीएफ से हमें ये पता लगता है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ 1
लेस देन 1 वो 0 है, 1 की 1/6 है, ठीक है, 2 की भी 1/6 प्लस 1/6 आ जाएगा, फिर प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस i/6, आपको ये नजर आ रहा है i/n, 1/6 आ रहा है, 2 की 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। तो 6/6 जो होगी वो आपकी मैक्सिमम 1 होगी, ठीक है। तो आपके पास जो CDF बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब CDF अब पैरामीटर्स जैसे प्रोबेबिलिटी के, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के पैरामीटर्स थे आपके पास म्यू, और प्रोबेबिलिटी थी म्यू था, और वेरिएंस थी। यूनिफॉर्म के भी पैरामीटर्स होते हैं A और B। इसके लिए B इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू A होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, B इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू A आता है, और N इज नथिंग, N इज इक्वल टू B माइनस A प्लस 1, ठीक है। ये जो N है ये आपके पास B माइनस A प्लस 1 आता है, जैसे 6 माइनस 1, ठीक है, 6 माइनस 1 5 प्लस 1 6, तो वो 6 आ रहा था। तो N इज इक्वल टू B माइनस A प्लस 1 1 होता है, जो प्रोबेबिलिटी आ रही होती है वो है, ठीक है। A और B मेरे पास इंटीजर्स का सेट होगा, ठीक है, इंटीजर्स का सेट होगा 1 2 3 4, मगर ये याद रखें कि B इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका PMF 1/n आ रहा है जो हमने देखा है। CDF जिसका आता है वो सम होके आपके पास जो आता है K माइनस A प्लस 1 डिवाइड बाई N आ जाएगा। मीन और मीडियन इसके इक्वल ही होते हैं, ठीक है, A प्लस B/2 A प्लस B/2 मीन इक्वल होते हैं। वेरिएंस इसकी n² माइनस 1/12 आ रही है, ठीक है, और स्क्यूनेस अगर देखें तो 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल लीनियर है, सारों की इक्वली प्रोबेबल होती है, तो इसकी स्क्यूनेस जो आती है वो 0 आ रही होती है, ठीक है। इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। स्क्यूनेस 0 का मतलब है फ्लैट प्लॉट आता है। इसके बाद MGFC में ये सारी कर्टोसिस इसका ये आ रहा है। बाकी अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है, मैथमेटिकल डिटेल, तो आपको ये मिल जाएगी इसमें, ठीक है। ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है कि हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज के अलावा अगर नॉन डिस्क्रीट वैल्यूज हो तो, और सारी वैल्यूज की आने की प्रोबेबिलिटी एक ही हो, तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो आपके पास प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यूनिफॉर्म के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनता है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके पास ये होगा। उसी तरह दो इंटरवल्स है A और B। B आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है और A आपके पास मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। A आपके पास मिनिमम वैल्यू है, B मैक्सिमम वैल्यू है, और दोनों के आने के जो चांसेस है वो 1/B माइनस A है, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X क्या होगी, जिसके अंदर A और B वैल्यूज है और कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी 1/B माइनस A आ जाएगी, ठीक है। इसका CDF इस तरह से बनेगा। उसी तरह हमारे पास इंटरवल्स हैं यूनिफॉर्म के A और B, और A, B दोनों तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जा सकता है, ठीक है। लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी का इंटरवल होगा, ठीक है। सपोर्ट है PDF 1/B माइनस A है, ठीक है, फॉर X बिलोंगिंग टू A और B अदरवाइज 0, के जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 1/B माइनस A है, जो A और B के इंटरवल के अंदर है। अगर वो A और B के इंटरवल के अंदर नहीं है तो उनके लिए 0 आ जाएगी। CDF इसका आ जाएगा, ठीक है, PDF ये CDF इसका आ जाता है। CDF की इक्वेशन है मीन 1/2 A प्लस B 1/2 A प्लस B, ठीक है। ये डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हमने देख लिया था, ठीक है। अब जिस तरह ये मेरे पास फॉर रैंडम वेरिएबल X बिलोंग्स टू 0 to 23, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2X लेस देन 18, तो क्या होगा, B माइनस A निकाल दिया, ठीक है। 18 माइनस 2 इंटू 1/n B माइनस A आ जाएगा मेरा, B माइनस A। प्रोबेबिलिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो मेरे पास ये आ रहा है, वेरिएंस ये X माइनस 1/B माइनस A, ठीक है, अदरवाइज 0 है। तो आपके पास 16/23 आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है B माइनस A 1/B, जो टोटल है, ठीक है, 23 माइनस 0 वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो वो हमारे पास 16/23 आ रही है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के B और A गिवन है, उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, उनकी क्या होगी, तो ये दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 1/B माइनस A।
तो b ये है और a ये है, तो वो 1 ओवर b माइनस ए 23 माइनस 0, वो 1/23 आ जाएगा, ठीक है। और 18 माइनस 2 16, तो 16/23 आ रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, CDF की एग्जांपल है, तो ये मुख्तलिफ आपके पास आ रही हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 और a आ रही है। अगर हाँ जी, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में हो, a 0 हो b 1 हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। हैवी साइड स्टेप फंक्शन आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मोमेंट जो होता है, या फर्स्ट मोमेंट या फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास होती है 1/2 b प्लस ए, सेकेंड b क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाई 3b माइनस 3a, या इन जनरल आप लिखेंगे तो nth मोमेंट या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू b ऑफ n प्लस 1 माइनस a ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू b माइनस ए। तो जो जैसा कॉइन टॉस की एग्जांपल आप ले लें, कॉइन टॉस की एग्जांपल भी आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मगर वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, या 1 आएगा या 2 आएगा। तो उसमें अगर आप देख लें तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू आपके पास 1 है, 2 माइनस 1 आ रही होगी, ठीक है। तो इसी तरह ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और यूनिफॉर्मिटी जनरलाइजेशन, तो ये सारा एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, ये सारी आप इसकी मैथमेटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर बात की जाए कि हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सैम्पल्स कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम पाइथन का कोड देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल की है और रैंडम डॉट रैंडम को मैंने प्रिंट कर लिया। अब रैंडम डॉट रैंडम जो है वो हमें ये समझ लें कि ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 एंड 1 में से कोई एक नंबर जनरेट करके देगा रैंडमली, ठीक है। उसके बाद मैंने स्काईकिट लर्न से आयरिस का डेटा सेट लोड करवा दिया आयरिस के अंदर। यहाँ से मैंने ये डेटा सेट लोड कर दिया, t इज इक्वल टू iris डॉट डेटा, और d डॉट शेप देख लें तो आपके पास डेटा सेट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मैं क्लियर ऑल और रीसेट करूं सारा कुछ और फिर क्लियर ऑल, जी मेरे पास क्लियर हो गया सारा कुछ। अब मैंने सिर्फ यहाँ तक इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, d डॉट iris डॉट डेटा अगर मुझे देखना है तो iris डॉट डेटा, तो ये iris डॉट डेटा मेरे पास आ रहा है, ठीक है, iris डॉट डेटा आ रहा है मेरे पास। अब इस iris डॉट डेटा में मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, या अब मैंने क्या किया, मुझे इस डेटा सेट में, ये तो डेटा सेट की बात ही बात है, मैं एक डेटा सेट बना रहा हूँ, 150 का पॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है। इस 150 के डेटा पॉइंट्स के अंदर से मैं 30 के सैंपल, 30 ऑब्जर्वेशन के सैंपल बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक वैल्यू सेट कर देता हूँ p इज इक्वल टू m/n, के जो मैं 30 सैंपल दूंगा उनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी, ठीक है, 0.2 या उससे लेस होगी। 30 डिवाइड बाई 150 आपको 0.2 देता है। तो मैंने एक सैंपल डेटा की अरे ले लिया, ठीक है, फॉर i इन रेंज 0 to n, ठीक है, 0 से 150 तक जाऊंगा। इफ रैंडम डॉट रैंडम, मेरे पास कोई भी रैंडम नंबर बनेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 0.2 होगी तो उस डेटा पॉइंट्स को अपेंड कर देगा, सैंपल डेटा के अंदर अपेंड कर देगा, ठीक है, उसकी ith पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। और उसके आखिर में फिर हम लेंथ ऑफ सैंपल डेटा और प्रिंट सैंपल डेटा कर देते हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हर दफा जब मैं इसको रन करूंगा मेरे पास डिफरेंट अरेज आएंगी। तो आप देख रहे हैं ये अरे 7.7, 3.36.1, 2.3 और इस तरह से आपके पास ये आ रही है। अगर मैं यहाँ पे अकेला सिर्फ लेंथ ऑफ सैंपल डेटा इसको रन करूं तो मेरे पास 33 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन करूं, ठीक है, और अब लेंथ ऑफ सैंपल डेटा रन करें, मेरे पास 31 आ रहा है, क्योंकि रैंडमली जनरेट हो रहे हैं तो आपके पास रैंडम नंबर्स आएंगे, डिफरेंट रैंडम नंबर्स आएंगे।